नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फाइनल एग्जाम में रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और फाइनल एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट में इसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट फाइनल एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। फ्रेंड्स, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, यानी कि आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस कवर किया है और आप मॉक टेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या मैं रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी सकता हूं या नहीं। या फिर फ्रेंड्स, आप और एस्पिरेंट्स के मुंह से सुनते होंगे कि मैंने फाइनल एग्जाम में 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए रीजनिंग में, या फिर मैंने तो 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो मे बी आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज होते होंगे कि कोई इतने कैसे अटेम्प्ट कर सकता है, वो भी इतने कम टाइम में। यानी कि 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना स्टार्टिंग में। अगर आपको भी ये सब इम्पॉसिबल लग रहा है और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की सख्त जरूरत है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूं कि रीजनिंग में किसी को एक्सक्लूसिव एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है, अनलाइक क्वांट और इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश में हो सकता है कि आपकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग है, आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या फिर न्यूज़पेपर के अलावा आपने फिक्शन बुक्स या नॉन फिक्शन बुक्स कभी पढ़ी हो और इसकी वजह से आपकी रीडिंग स्किल्स काफी स्ट्रांग है। या फिर आपने आईसीएसई बोर्ड से अपनी स्कूलिंग की है, सीबीएसई बोर्ड से की है और आपकी इंग्लिश काफी अच्छी रही होगी स्कूल टाइम में, तो उसका समवे डाउन द लाइन इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी की इंग्लिश स्ट्रांग होगी, यानी कि उन्हें पहले से ही एडवांटेज है एज कंपेयर टू दोज एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड और लेट्स से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। लाइकवाइज क्वांट में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की है, हो सकता है कि उसको क्वांट में ज्यादा दिलचस्पी आती हो पढ़ने में, या फिर किसी का क्लास 11th एंड 12th में बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का, तो उसको भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है क्वांट में। तो क्वांट और इंग्लिश के केस में आप बोल सकते हैं कि इसको एडवांटेज है, मुझे नहीं है, इसको है, मुझे नहीं है। बट क्या आप रीजनिंग के केस में ऐसा बोल सकते हैं? फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली नो। बिकॉज रीजनिंग किसी के भी स्कूल में नहीं थी, रीजनिंग पहले किसी ने भी नहीं पढ़ी है, सबके लिए ये अलग है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। फ्रेंड्स, एक लेवल की प्रिपरेशन के बाद रीजनिंग आपकी काफी स्ट्रॉन्ग बन सकती है अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स। और रीजनिंग की खूबसूरती ये है कि इसमें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आपसे अटेम्प्ट ना हो या फिर आपको आता ना हो। बिकॉज ऐसा कुछ डिफिकल्टी लेवल आता नहीं है एग्जाम में, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर डिफिकल्ट आएगा वो तो सबके लिए होगा ना। इन केस अगर आता भी है और उस हिसाब से कट ऑफ भी कम जाएगी, तो उसको तो आपको कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, उसकी टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। इसमें जो मेन खेल है वो टाइम का खेल है। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप क्या क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकली सही अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इजी बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो 20 मिनट में आप 35 तो क्या 40 45 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एनीवेज, 40-45 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 35 क्वेश्चंस ही आएंगे और आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। तो बात करते हैं कि रीजनिंग को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। फ्रेंड्स, रीजनिंग को आप टू सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज मिसलेनियस पोर्शन एंड सेकंड वन इज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो मिसलेनियस में क्या क्या आता है? सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप मिसलेनियस पोर्शन पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर आप पजल पहले अटेम्प्ट करते हैं और आप पजल में, भगवान ना करे कि आप फंसे पजल सॉल्व करते वक्त, अगर आप फंस जाते हैं तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट होगा पूरे पेपर पर, आपका पूरा पेपर खराब जा सकता है। और उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज आ सकते हैं कि क्या पता पेपर मुश्किल है या फिर पता नहीं आपसे अटेम्प्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, और आपको प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते होंगे कि आपको पहले मिसलेनियस पोर्शन अटेम्प्ट करना है और उसके बाद पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स। फ्रेंड्स, आपको इसमें टाइम का भी बड़ा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सिलोक्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपका एक क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। 20 to 30 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन में ले सकते हैं। अगर आप
एक क्वेश्चन सिलोक का 1 मिनट लगा रहे हैं तो आपकी स्पीड इश्यूज हैं और आपको स्पीड को इंक्रीज करना है। आप स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। तो आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं सिलोक्स के। लाइकवाइज इनइक्वालिटी के भी 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सेक्शन वाइज टॉप एजुकेटर्स के बारे में बताया है और टॉपिक वाइज भी बताया है कि आप सिलोक्स के लिए इस एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैंकर्स पॉइंट का बताया था कि सिलोक के लिए आप बैंकर्स पॉइंट अंशुल सैनी सर को फॉलो कर सकते हैं। सर का मेथड बहुत ही अच्छा है इनइक्वालिटी और सिलोक्स कराने का। लाइकवाइज आप कोडिंग डिकोडिंग अंकुश लांबा सर के मेथड से 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का जो सर ने मेथड बताया है वो आप यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आपका जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट हो। बट फ्रेंड्स आपको इसमें एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बिकॉज अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी फायदा होगा। आई होप आप सभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो पर इस टॉपिक पर एक नई वीडियो बना दूंगी। तो आप इस तरीके से मिसलेनियस पोर्शन जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लगे। फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। बट अगर आपकी एक लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो मिसलेनियस पोर्शन आपको 8 से 9 मिनट में कर लेना चाहिए सो दैट पजल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बच पाए। लेट सपोज जो एक मॉक टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में जो पजल्स के नंबर पूछे गए हैं वो हैं 4 पजल्स। अगर आपके एग्जाम में 4 पजल्स पूछी गई हैं तो एटलीस्ट पर पजल को आपको 3 मिनट्स तो देने ही चाहिए। या फिर एक पजल आपकी 2 मिनट में हो रही है तो आप नेक्स्ट पजल में आप ज्यादा टाइम ले सकते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। ये पजल टू पजल भी डिपेंड करता है और डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है या फिर प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बॉक्स पजल्स ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बॉक्स पजल उनकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है और कुछ पजल्स लाइक फ्लैट एंड फ्लोर उसको कम टाइम देते हैं या फिर वो डिफिकल्ट लगती है तो इसीलिए आपको फाइनल एग्जाम में उस पजल को करने में ज्यादा टाइम ऑब्वियसली लगेगा। और जब आप पजल सॉल्व करते हैं तो आप उसमें पजल्स को अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट या फिर नंबरिंग भी दे सकते हैं कि इजी को मैं 1 नंबरिंग देता हूं और मॉडरेट को 2 और डिफिकल्ट को 3। और फाइनल एग्जाम में आपको क्या करना है या फिर मॉक टेस्ट में पहले आपको इजी पजल अटेम्प्ट करनी है सो दैट एक कॉन्फिडेंस भी आ सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट भी कर सके। लेट सपोज एक डिफिकल्ट पजल आ जाती है और वो पजल नंबर 1 पर है। अगर आप उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और लेट सपोज कि लास्ट में आपकी वो पजल सॉल्व भी नहीं हुई तो वो टाइम भी वेस्ट होगा और जो आगे क्वेश्चंस आते हैं मे बी वो बाद में जो क्वेश्चंस है वो इजी हो तो आपको वो करने का टाइम नहीं मिलेगा और इस वजह से पेपर पर भी पूरा इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप पजल्स को भी कैटेगराइज कर लीजिए एज पर योर प्रैक्टिस। आपको सभी पजल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी समवेयर डाउन द लाइन हमारी कैटेगराइजेशन हो ही जाती है कि मेरी ये फेवरेट है या फिर इसको मैं कम प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ या करता हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मॉक टेस्ट में कैसे आप रीजनिंग का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अब ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनल एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यही चीज मैं आपको मॉक टेस्ट में करके बताती हूँ। तो अब हमने ये ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट खोल लिया है तो इसमें करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है ये पजल का। तो हमने पहले पजल्स को अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले हमने मिसलेनियस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। इसका मतलब हम 6th क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा होता तो हम डायरेक्टली 4th क्वेश्चन पे जंप कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्टली 6th क्वेश्चन पर जंप करते हैं। हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी पजल है 5 क्वेश्चंस की, तो हमने मिनी सेकंड्स में इसको स्किप करना है। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो ये आ गया सिलोक्स का क्वेश्चन, इसको हमने फटाफट सॉल्व कर लेना है। आप 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी सिलोग क्वेश्चन है, आपको ये भी सॉल्व करना है उसी टाइम। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिलोग है, आपको ये सॉल्व करना है उसी टाइम, और ये 20 to 30 सेकेंड्स में आपका सॉल्व हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना मुश्किल है या आसान है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिलोग है। और नेक्स्ट अब आता है इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी और सिलोग्स की क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो आप इसको एट ए टाइम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। सेवंथ अब देखते हैं, इससे शायद हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये चीज बताना भूल गई कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लेना है। लाइक वाइज सिक्स्थ पे भी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लेना है, सो दैट लास्ट में आप आए तो फिर आपको कंफ्यूजन मत हो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना था। अब आते हैं हम 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, अब ये भी पजल का क्वेश्चन है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो अब हम आगे बात करते हैं, अब हमें डायरेक्टली जंप करना चाहिए 22 पर। 22 क्वेश्चन भी पजल का है। तो नेक्स्ट देखते हैं 23। ये फ्रेंड्स छोटी सी पजल है, इसको हम एट ए टाइम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 की। 23 को भी हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आप इसको चाहें तो अभी कर सकते हैं अगर आपका ये काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अदरवाइज आप इसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस हमारा काफी टाइम ले लेते हैं। इसको मार्क फॉर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास लेट सपोज लास्ट में 1 मिनट बचता है, तो आप इस क्वेश्चन पर दोबारा आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये भी साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। बट फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको आगे पीछे देखते देखते रहना है, बिकॉज हो सकता है आप यहां तक देखें और आप आगे देखना भूल ही जाएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इसी तरीके से पांचों के पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जो कि काफी, इसका मतलब सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही गलती मेरी एक फ्रेंड ने की थी, उसने ऐसे देखा ही नहीं और बस यहीं तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बिकॉज उसका उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसको पता नहीं चला। तो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये सब करके देख सकते हैं। तो इसको यहीं पर ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही 5 क्वेश्चंस हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बस टाइम का ही इसमें देखना होता है कि जल्दी से जल्दी आपको अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज साथ के साथ कर लेनी है। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, आप इसको भी लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है। अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो आप इसको साथ के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज पजल्स के बाद आप इसको ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि पहले आप पजल्स पे जाइए, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशंस देखिए। बाकी ये पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो अब हम जाते हैं मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ये अगर जैसे जैसे ही हम क्वेश्चन 1 पर कर्सर को लेकर जाते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं, तो आपको पजल की टाइप आइडेंटिफाई करनी है। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन से फेमिलियर हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहली पजल आ जाती है वो फ्लोर एंड फ्लैट की आ जाती है। लेट सपोज आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लेट सपोज बॉक्स पजल आती है बाद में, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, मे बी बिकॉज बॉक्स पजल पे आपने काफी प्रैक्टिस की है। तो मतलब आप इसको डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हैं, और जो रफ शीट होती है उस पर लिख सकते हैं कि पहले मैं ये वाली पजल अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा, बाद में ये। तो हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि काफी टाइम लेगी ये सब चीज करने में, बट फ्रेंड्स, अगर आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिनी सेकंड्स में आपको पता लगने लगेगा कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में आइडिया दे दिया कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन। तो अब मैं इसको जल्दी से समराइज करती हूँ। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है और देखना है क्या वो क्वेश्चन मिसलेनियस है या फिर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में से है। अगर वो क्वेश्चन मिसलेनियस है, लाइक सिलोग्स और इनइक्वालिटी,
तो उसको फटाफट वही अटेम्प्ट करना है, या फिर वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप वही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन मिसलेनियस पोर्शन का नहीं है, यानी कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर सकते हैं एज पर योर कंफर्टेबिलिटी, लाइक इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको मे बी बॉक्स पजल इजी लग सकती है और लेट से फ्लैट एंड फ्लोर पजल मुश्किल लग सकती है, या फिर आप दूसरे तरह के एस्पिरेंट है, आपने फ्लैट एंड फ्लोर पजल को ज्यादा प्रैक्टिस किया है, हो सकता है तो वो आपको इजी लग सकती है और बॉक्स पजल में भी आपको डिफिकल्ट लगे एज पर योर प्रैक्टिस। तो साथ के साथ पजल को कैटेगराइज कर लेना है और आप उसका क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट, जो आपको रफ शीट मिलती है वहां पर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो अब आप ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट में आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि कौन सी पजल पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सी पजल को हम लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है लाइक डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशंस के, आप इनको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। यानी कि पहले आपको मिसलेनियस पोर्शन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद पजल्स अटेम्प्ट करनी है, और अगर टाइम मिले तो आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशंस अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, लेट सपोज लास्ट में एक ये डिफिकल्टी आ जाती है, लेट सपोज 18 मिनट्स हो गए हैं और लास्ट में आपकी एक पजल बची है जिसमें कि 5 क्वेश्चंस है और आपकी एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन बचा है। लेट सपोज डायरेक्शन डिस्टेंस में 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप 2 मिनट में अगर पजल सॉल्व करने लगेंगे तो हो सकता है आपकी पजल सॉल्व ना हो, और पजल सॉल्व भी करनी है आपको और उसके 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 मिनट में लेट सपोज ये करना मुश्किल है, तो आप पजल सॉल्व करने की बजाय लास्ट में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से अपने 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो लेट सपोज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में या फिर ब्लड रिलेशंस में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई कि आप किस तरीके से रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स ले सकते हैं या 30 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई तो आप इसको फाइनल एग्जाम में अप्लाई करने से पहले मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जाम में अप्लाई करिए। आई होप आपको ये सब समझ आ गया है। तो अगर आप कोई अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। You can like, share and subscribe the channel. So thank you very much.